क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में सुनी गई शेर और बीच की कहानियां दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बोर्डरूम्स को कैसे चला सकती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम लीडरशिप की एक ऐसी ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे छोटी-छोटी कहानियां आज के आधुनिक कॉर्पोरेट रणनीतियों का आधार बन चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर को हम 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले कहानियों की ताकत को समझेंगे, फिर पंचतंत्र के प्राचीन ज्ञान पर जाएंगे, उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी मैनेजमेंट के दर्शन की तुलना करेंगे, लीडरशिप में नैतिकता की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे हाइब्रिड मैनेजमेंट का भविष्य। तो चलिए हमारे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, कहानियों की ताकत और जंगल से मिलने वाली सीख। सच कहूं तो जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर हमारी बचपन की उन्हीं सीधी सादी कहानियों से आते हैं जो हमने अनजाने में ही सीख ली थी। जरा शेरों की कहानी याद कीजिए। एक छोटा सा शेर का बच्चा जो अपनी असली ताकत तब पहचानता है जब वो एक खतरे से अपने दोस्त को बचाता है। या फिर उस छोटे से बीज की कहानी जो तेज आंधी और तूफान झेलकर एक दिन एक विशाल मजबूत पेड़ बन जाता है। सुनने में ये सब बहुत आम लगता है ना, लेकिन इनके अंदर बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सच्ची ताकत दूसरों पर अपना जोर आजमाने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में है। और हाँ, कोई भी बड़ी सफलता हमेशा एक छोटे मामूली से बीज से ही शुरू होती है। ये दृढ़ता और सहानुभूति का सबसे बेसिक सबक है। अब शायद एक सवाल मन में आए कि एक छोटे शेर या बीज की कहानी का आज के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल बिजनेस से क्या कनेक्शन हो सकता है। इन मासूम किस्से कहानियों के मॉरल लेसन्स आज की मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों को कैसे शेप कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अपने दूसरे पड़ाव पर चलना होगा, पंचतंत्र का ज्ञान, जो लीडरशिप का एक बहुत ही प्राचीन ब्लूप्रिंट है। लगभग 300 ईस्वी के आसपास भारत में एक ऐसी किताब लिखी गई जिसने कहानी सुनाने की कला को एक फॉर्मल लीडरशिप टूल बना दिया। पंचतंत्र सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं हैं, ये जानवरों के उदाहरण देकर नीति सिखाता है। नीति यानी जीवन को जीने का बुद्धिमानी भरा तरीका और व्यावहारिक आचरण। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये उस दौर के राजकुमारों के लिए लिखा गया एक मास्टर लेवल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस का मैनुअल था। ये किताब 5 अलग अलग हिस्सों में बंटी है, जो अपने आप में एक कंप्लीट रणनीतिक टूल किट है। दोस्त बनाना, दुश्मनों को पहचानना, युद्ध और शांति और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के नतीजे। जानवरों के रूपों के जरिए ये टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एकदम व्यवस्थित तरीका सिखाता है। और क्या आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम यही सब नहीं करते? और इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये कहानियां सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहीं। सदियों के दौरान इनका मिडिल ईस्ट में पहलवी और अरबी में अनुवाद हुआ और 11वीं सदी तक ये यूरोप पहुंच गई। 1480 में तो इसे जर्मनी में प्रिंट भी किया गया। दुनिया भर के लीडर्स की सोच को इसने गहराई से प्रभावित किया है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, जहां हम पूर्व और पश्चिम के मैनेजमेंट दर्शन की तुलना करेंगे। आज के आधुनिक युग में यही प्राचीन सिद्धांत भारतीय मैनेजमेंट स्टाइल का आधार बनाते हैं, जो पश्चिमी तरीकों से बिल्कुल अलग हैं और एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करते हैं। जब हम एकेडमिक रिसर्च को देखते हैं तो कल्चरल आइडियोलॉजी का ये फर्क और भी साफ हो जाता है। एक प्राचीन गुरु और एक मॉडर्न सीईओ के काम करने के तरीकों की तुलना करना वाकई आंखें खोलने वाला है। ये हमें समझने में मदद करता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लीडरशिप को कैसे देखा जाता है। इससे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारतीय मैनेजमेंट काफी हद तक आध्यात्मिकता और नैतिकता पर आधारित है। ये समग्र है और बिजनेस के साथ साथ सोशल हार्मनी को मेंटेन करने पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंटिफिक, रैशनल और व्यक्तिवादी है, जिसका मेन गोल एफिशिएंसी और प्रॉफिट बढ़ाना होता है। अगर हम डेटा पर गौर करें तो साफ दिखता है कि पश्चिमी कंपनियों का स्ट्रक्चरल हायरार्की और डेटा संचालित फैसलों पर काफी निर्भर करती हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों का स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ परिवार जैसे नेटवर्क और सबकी सहमति यानी आम राय बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बस काम करने का नजरिया अलग है। और यही नजरिया हमें हमारे चौथे पॉइंट तक ले आता है, नैतिकता और सेवक नेतृत्व, जो किसी भी संगठन का असली दिल होता है। आखिर में एक कंपनी का कल्चर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लीडर्स किस तरह का व्यवहार करते हैं और उनके एथिक्स क्या हैं। याद है हमने शेरों की बात की थी, जिसने समझा था कि ताकत दूसरों की मदद करने में है। यही कॉन्सेप्ट
इंडियन लीडरशिप में सेवा कहलाता है। यहाँ लीडर एक बॉस से ज्यादा एक केयरटेकर की तरह होता है। एक ऐसा लीडर जो अपनी टीम की ग्रोथ और सबके भले के बारे में सोचता है। इसे ही सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। ये अप्रोच वर्कप्लेस में कर्मयोग और धर्म को लाती है। कर्मयोग यानी बिना किसी इनाम की परवाह किए अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से करना। और धर्म ये पक्का करता है कि आपके कॉर्पोरेट फैसले एथिकल हों। मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसके विपरीत पश्चिमी मॉडल ज्यादातर ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पर आधारित होते हैं। ट्रांजैक्शनल मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर रिवॉर्ड देना, और ट्रांसफॉर्मेशनल का फोकस इनोवेशन ड्राइव करने और स्ट्रैटेजिक गोल्स अचीव करने पर होता है। दोनों ही अप्रोच के अपने अपने शानदार और सिद्ध फायदे हैं। तो अब आगे क्या? ये हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर लाता है, हाइब्रिड मैनेजमेंट का भविष्य। जैसे जैसे दुनिया और बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, किसी एक दर्शन पर टिके रहना किसी भी मॉडर्न मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काफी नहीं है। आज ग्लोबली एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पश्चिमी बिजनेस अब स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, माइंडफुलनेस और ईएसजी स्टैंडर्ड्स को भारी मात्रा में अपना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पूर्वी कंपनियां तेजी से सख्त डेटा एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को अपनी वर्किंग में शामिल कर रही हैं। ये बेसिकली दोनों दुनिया की बेहतरीन चीजों का मिलन है। इस हाइब्रिड भविष्य को हकीकत बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की जरूरत है। पश्चिमी मॉडल्स की एनालिटिकल एफिशिएंसी लीजिए और उसे पूर्वी मैनेजमेंट की माइंडफुलनेस और सेवा वाले नैतिक फोकस के साथ अच्छी तरह जोड़ दीजिए। यही क्रॉस कल्चरल फ्यूजन आने वाले वक्त के सक्सेसफुल लीडर्स का अचूक फॉर्मूला है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं। लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक मॉडर्न लीडर किस तरह एक बचपन की कहानी के दिल को एक ग्लोबल सीईओ के दिमाग के साथ मिलाकर एक सक्सेसफुल और एथिकल बिजनेस चला सकता है? क्या हम उस नन्हे शेर की तरह अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।